जय हिंद। आज मैं आप लोगों को दो चर वाला रैखिक समीकरण को बता रहा हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ पर c क्या है आपका अचर पद है, ये अंक होगा। जिस तरह से देखिए यहाँ पर उसको हम दो चर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो चर का प्रयोग हुआ है। जैसे x हो गया एक चर हो गया और वहाँ पर y जो है आपका दूसरा चर हो गया। और ये जो 5 देख रहे हैं इसमें 7 देख रहे हैं वो क्या है आपका अचर पद है। तो इसीलिए हम उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कह रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। पहला विधि का नाम है ग्राफीय विधि, आप ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। दूसरा है आपका बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी आपको तीन इसमें हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 10th क्लास के बुक में 3 दिया हुआ है और विधि होता है। पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि को ही हम लोग लुप्तीकरण भी कहते हैं। और ये है आपका वज्र गुणन विधि। सबसे पहले इसमें जानने वाली बात ये है कि अगर हम उसको ग्राफीय रूप में और बीजगणितीय रूप में हल करेंगे तो क्या होगा। जिस तरह से देखो ये समीकरण है, कोई भी समीकरण तुम ले सकते हो। तो ऊपर वाले को आप a1, दूसरा वाले को b1 और ये आपका c1 हो जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू अगर -5 को अगर इधर ले जाएंगे बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर वो प्लस में है 7 उसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसका मानक रूप क्या होता है, सुविधा के अनुसार हम उसको बराबर की इस साइड अचर पद को ले जा सकते हैं और नहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो 7 को हम इधर ले आएंगे। अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ चिन्ह इसका बदल जाएगा। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अगर तीनों जैसे a1, b1, c1 और इसमें अगर ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है तो उसको हम दूसरा नाम दे दिए a2 दे दिए, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। तो जब इसका हम अनुपात करेंगे तो a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करेंगे तो क्या होगा, तीनों बराबर हो जाएगा। तीनों अगर बराबर है तो ये रेखा जो है ग्राफीय रूप में समपाती रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा, वह समपाती रेखा होगा। और ये आश्रित होगा, आश्रित को ही हम लोग संगत भी कहते हैं। संगत बोलो या आश्रित बोलो एक ही बात है। और इसका जो बीजगणितीय रूप से हल जो होगा वो अनंत हल होगा। आप जितना मन होगा उतना हल आप निकाल सकते हैं। अगर फिर उसी तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 करके देखना है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, शुरू में ही कट जाए, ये लिखो या नहीं लिखो इससे कोई बहस नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं शुरू में ही कट गया है, दोनों बराबर नहीं है, तब जो ये रेखा होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा भी क्या होगा, संगत होगा। आप आश्रित कह सकते हो संगत। और जो होगा वो अविरोधी होगा, विरोधी नहीं होगा, अविरोधी होगा। क्योंकि एक आंसर इसमें निकलेगा, केवल एक हल उसमें निकलेगा। केवल एक हल को ही हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। कोई इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं पर अद्वितीय हल लिखा होगा, कहीं पर एक हल लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर इसी तरह का सवाल दिया होगा, आपको बोलेगा कि क्या है ये, समांतर रेखा है, असंगत है या संगत है, कोई हल नहीं है, क्या है, तो उसको भी इसी तरीका से हमको a1/a2, b1/b2, c1/c2 करना है। अगर ये दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कट जा रहा है, ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये समांतर रेखा हो जाएगा। कौन सा रेखा हो जाएगा बाबू, समांतर रेखा हो जाएगा। और इसका आंसर निकलेगा नहीं, इसीलिए उसको हम कह रहे हैं असंगत। क्या कर रहे हैं, असंगत कर रहे हैं। और ये आपका विरोध है, पूरा पूरी विरोध करेगा कि भैया हम आंसर नहीं निकाल सकते। और उसको हम अगर ग्राफिक बीजगणितीय रूप में देखेंगे तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये बात को हम पहले बता चुके हैं। अब उसको हम बनाएं तो बनाएं कैसे। अगर मान लो कि ये सवाल ले लिए हम, तो ये सवाल ले लिए तो आप क्या करोगे, a1/a2, b1/b2 और
V2 सॉरी C1 बाई C2 यहाँ पर करेंगे तो इसमें एक कितना है 3 है तो 3/2 इक्वल टू फिर यहाँ पर देख लो 2 है तो 2 और नीचे में क्या है -3 है तो -3 फिर इक्वल टू फिर यहाँ पर देख रहे हो कि C1 जो है -5 है तो -5 और जब इसको हम बराबर के इस साइड ले आए हैं अगर हम उसको इस साइड ले आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा तो -7 से माइनस कर सकता है लेकिन क्या देख पा रहे हो कि ये जो है ये दोनों ही बराबर नहीं है ये यहाँ पर ही कट जा रहा है तो क्या देख रहे हो कि यहाँ पर अगर कट जा रहा है तो क्या होगा पीछे की रेखा होगा अगर पीछे की संगत होगा या असंगत होगा तो कहना संगत होगा कहेगा विरोधी होगा कि अविरोधी होगा तो कहना अविरोधी होगा कहेगा कि कितने हल होंगे इसका तो केवल एक हल होंगे वह जिस तरीका से था अगर आप अगला सवाल को बनाओ ये सवाल को बनाओ तो उनको हम कैसे लिखेंगे 2/4 लिखेंगे क्योंकि A1 यहाँ पर 2 है A1 यहाँ पर कितना है 2 है और A2 कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे इक्वल टू फिर यहाँ पर B1 कितना है -3 है तो -3 और ये कितना है B2 -6 है तो -6 और फिर जो है C1 देख रहे हैं तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और नहीं वाला को इधर लाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा तो -8 और -9 माइनस से माइनस खत्म हो गया इससे भी वो कट जाएगा 3 दूना 6 हो गया और 2 दूना 4 हो गया तो क्या होगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9 तो क्या देख रहे हो ये दोनों तो बराबर है ये दोनों बराबर है क्योंकि इसमें भी 1/2 है इधर भी 1/2 है लेकिन ये जो है 8/9 दोनों से अलग है बराबर नहीं है यहाँ पे कट जाएगा तो जब आपका यहाँ पे कट जाए तो क्या देख रहे हो हम देख पा रहे हैं फॉर्मूला में जब यहाँ पे कट जा रहा है तो ये बात हो जाएगा ये बात हो जा रहा है तो क्या हो रहा है समांतर रेखा हो जाएगा क्या होगा असंगत होगा और वो विरोधी होगा और इसका कोई भी हल नहीं होगा अब हम लास्ट सवाल को देख रहे हैं यहाँ पर सवाल को हम थोड़ा बदल दे रहे हैं चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है तो A1/A2 फिर B1/B2 और C1/C2 कर दे रहे हैं तब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम 6/2 लिखेंगे यहाँ पर -3/1 लिख सकते हैं आप और यहाँ पर जो है आप 15/5 लिख सकते हैं तो माइनस से माइनस खत्म हो गया 2 दिया 6 कट गया 5 दिया 15 कट गया तो क्या हो गया ये सभी जो है बराबर हो गया है माने ये बात हो रहा है तो सभी क्या है बराबर है तो सभी अगर बराबर होगा तो पहला कौन सा रेखा होगा तो समपाती रेखा होगा पहला कौन सा संगत होगा कि असंगत होगा तो संगत होगा बिल्कुल संगत होगा और इसका कितने हल होंगे तो अपरिमित रूप से इसका अनंत हल होंगे आई होप कि आप लोग जो है इसको सीख लिए होंगे और फिर परीक्षा में आपको जो है रामबाण साबित होगा इसीलिए सभी बच्चा से अनुरोध है इसको अच्छा से सीखें और मैट्रिक की परीक्षा में अच्छा करें धन्यवाद।